यूपी के 25 जिलों में अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी करने के खुलासे के बाद यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने लड़कियों के लिए बने सभी 746 आवासीय स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी तरह जांच होगी, जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अनामिका के असली नाम यानी कि प्रिया सिंह के नाम पर FIR दर्ज की है। ये मुकदमे रायबरेली, अंबेडकर नगर, बागपत, अलीगढ़ और सहारनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की शिकायतों पर दर्ज किए गए हैं। इस बीच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई है, जो मामले की जांच कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम राज्य भर में अलग अलग अनामिका नाम के खिलाफ FIR दर्ज होने के इंतजार में हैं और फिर अगर किसी विशेष सेल या STF की ज़रूरत पड़ी तो इसकी जांच भी कराई जाएगी। रायबरेली के BSA आनंद प्रकाश की शिकायत पर अनामिका मार्च 2019 में बछरावा के KGBB में एक विज्ञान शिक्षक के रूप में शामिल हुई। BSA ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान ये सामने आया है कि अनामिका शुक्ला ने अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, वाराणसी, कासगंज, अमेठी में भी काम किया है, जिसकी जांच की जा रही है। और ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया था कि अनामिका शुक्ला पुत्री श्री सुभाष चंद्र शुक्ला, इसके डॉक्यूमेंट्स पर जो है वो कई जनपदों में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं कस्तूरबा में। तो हमारे उसमें पत्र में हमारे जनपद का नाम भी था और उसमें ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फरीदपुर है, यहाँ पर ये कार्यरत थी। इनको हमने नोटिस जारी किया था, उसी नोटिस के क्रम में ये आज यहाँ त्यागपत्र देने आई हैं, तो हमने इन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी में वापसी के संकेत दिए हैं। उन्होंने पत्र लिखकर विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस लेने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया। हालांकि ये पत्र 29 मई को लिखा गया था। आपको बता दें कि जैसे जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, यादव परिवार में एकता की अटकलें लगाई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव 2017 के पहले परिवार में झगड़ा हुआ था, जिस पर शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अलग पार्टी का ऐलान किया था। समाजवादी पार्टी ने 4 सितंबर 2019 को शिवपाल यादव की विधानसभा रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे सपा ने बाद में वापस ले लिया। मुलायम परिवार में खटपट के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रूप में 2 केंद्र बन गए। बोलचाल न होने के बावजूद शिवपाल 2017 विधानसभा का चुनाव सपा के टिकट पर ही जसवंत नगर से लड़े और निर्वाचित हुए थे, पर बाद में अखिलेश से खटपट इतनी बढ़ गई कि शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली और पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी उतार दिए। लेकिन अब चाचा और भतीजे को एक साथ एक मंच पर साथ साथ दिखाई देने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। उन्हें ये तकलीफ रविवार से ही थी। वह इस समय अपने घर में आइसोलेट हैं। बताया जा रहा है कि उनकी कोरोना जांच भी कराई गई है। जानकारी तो ये भी है कि उन्होंने रविवार दोपहर से ही अपनी सारी बैठकें रद्द कर दी थी और किसी से मुलाकात नहीं की। हालांकि राहत की बात यह है कि उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं है। देश धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध ढंग से खोलने की 3 चरणों की योजना के तहत अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक आज से देश के कई राज्यों में मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 30 मई को जारी दिशा निर्देश के मुताबिक आज से चरणबद्ध तरीके से कुछ गतिविधियों को खोलने की शुरुआत हो रही है। पहले चरण में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी SOP के आधार पर होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुल रहे हैं। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण,
कोचिंग संस्थान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे। फीडबैक के आधार पर इस बारे में फैसला जुलाई में लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थान सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े समागम पर रोक जारी रहेगी। इन गतिविधियों को खोलने की तारीखों के बारे में फैसला तीसरे चरण में स्थिति के आकलन पर आधारित होगा। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन पूरे देश में जारी रहेगा। ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इसके तहत मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा और शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर पाबंदी होगी। शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतें पूरी करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। अनलॉक 1 में दफ्तरों को खोलने की इजाजत है, लेकिन दफ्तर में 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करना होगा। जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम और दफ्तर में काम के समय अलग अलग घंटों में बांटकर शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की भी सलाह दी गई है। कई जिलाधिकारियों ने अपने जनपद में जहां भी धार्मिक स्थल हैं वहां के प्रबंधन से संपर्क स्थापित कर लिया है और सबका प्रयास है कि गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य हो और उसी के अनुरूप जो है अनुमति दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसमें ये भी निर्देश दिए हैं कि आज सायं तक जिलाधिकारीगण प्रत्येक जनपद में अपना समन्वय स्थापित कर लेंगे और इस आधार पर कल से जो भी अनुमतियां दी गई हैं उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल आयुक्तों को विशेष रूप से बल दिया है कि वे विकास की और राजस्व के कार्यों पर विशेष ध्यान अब दें। अनलॉक 1 शुरू हो गया है, राजस्व के कार्यों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विकास के कार्यों को और द्रुत गति से आगे ले जाने के लिए, प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, जहां भी कोई कठिनाई है प्रोजेक्ट्स में उनको दूर करके उनको आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आज बस्ती मंडल गए हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने खुद आज कई निरीक्षण लगाए हैं, समीक्षा बैठक भी रखी है और खुद अस्पताल का भी निरीक्षण करने गए हैं जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं, जिससे कि खुद जमीनी स्तर पर वो इंस्पेक्शन करके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर सकें। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि जो अस्पताल हैं, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनका सबका व्यापक और बृहद रूप से पूरे प्रदेश में इंस्पेक्शन हो। स्वयं ही वो प्रतिदिन जो भी अस्पताल हैं वहाँ के जो मरीज़ हैं वहाँ से फीडबैक सीधे ले रहे हैं। ऐसे में उनका ये मानना है कि अगर फीडबैक लिया जाए, अगर इंस्पेक्शन टाइम से किया जाए और जनपद स्तर पर चूंकि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद है, तो ऐसे में कोई कारण नहीं है कि चिकित्सकीय व्यवस्था को और बेहतर नहीं किया जा सके। कोविड हॉस्पिटल्स में अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के लगाए गए हैं। उनको भी निर्देशित किया गया स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कि वो जो भी अस्पताल हैं उनका निरीक्षण करें और व्यवस्था का पर्यवेक्षण करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब निर्णय लिया है कि चूंकि अब अनलॉक 1 हो गया है, निर्माण के कार्य शुरू हो गए हैं, तो बृहद रूप से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेसवे हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, सड़कें हैं, नहर आदि का निर्माण है, जहां श्रमिकों और कामगारों को रोजगार दिया जा सकता है, इनकी समीक्षा इनके प्रोग्रेस के प्रति, श्रमिकों और कामगारों के रोजगार के प्रति, सभी के प्रति जो है सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। उद्योग, कृषि, उद्यान में निर्माण और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने आज दिया है। उनकी ये मानना है
कि 15 जून से 1 करोड़ से अधिक रोजगार हमारे प्रदेश में रहे अन्य विभिन्न विभागों के अंतर्गत, और सुनिश्चित हम कर सकें कि जहां भी श्रमिक और रोजगार आवश्यकता हो उनको रोजगार, चाहे तो उद्योग में हो, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो मनरेगा में हो, चाहे वो MSME में हो, चाहे वो डेयरी में हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो, जिस भी स्तर पर संभव है वहाँ उनको कार्य दिया जाए। श्रमिकों और कामगारों में जहाँ भी राशन किट का वितरण अभी नहीं हुआ है वहाँ तुरंत राशन किट के वितरण का जिलाधिकारियों को भी निर्देश उन्होंने दिया है, और राजस्व विभाग को कहा है, ACS राजस्व को, कि इसको इंश्योर कर लें। नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। संक्रमण रोकने के लिए सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए भी योजना बहुत जल्दी लाई जा रही है 10,000 रुपये के लोन पर, और जो भी हमारे श्रमिक और कामगार हैं यदि उनको किसी न किसी रूप में आवास की ज़रूरत है तो किराए पर आवास की योजना भी जल्दी ही आगे बढ़ाई जाएगी। आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, गौतमपुर नगर, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज पर विशेष ध्यान उनका है। एक एक दिन इन प्रत्येक मेडिकल कॉलेज का फीडबैक की समीक्षा करते हैं, तो निश्चय ही ये मेडिकल कॉलेज सबसे सेंसिटिव जोन में है, और सेंसिटिव जोन में होने के नाते इनकी समीक्षा आवश्यक है। इन पर भी विशेष रूप से ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। नॉन कोविड अस्पतालों में भी डॉक्टर और नर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो राउंड लेते रहे, ये निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन का बैकअप जरूर हो, इस बात के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि गृह विभाग की कार्रवाई के अंतर्गत 188 में 63,008 FIR दर्ज हुई हैं। 1,73,471 लोगों को नामजद किया गया है। 58,68,902 वाहनों को चेकिंग करके 52,213 वाहन सीज किए गए हैं, और चेकिंग अभियान में 26,44,59,59,36 रुपए का जो है शुल्क भी वसूल किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति के आकलन के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक होगी। बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि क्या कोरोना वायरस दिल्ली में सामुदायिक स्तर पर फैला गया है। अगर विशेषज्ञ कहते हैं कि दिल्ली में वायरस का सामुदायिक प्रसार है तो संक्रमण से लड़ने की हमारी रणनीति बदलाव की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तबीयत खराब होने की वजह से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में शामिल नहीं होंगे। का अभी स्टेटस क्या है दिल्ली में? क्या कोरोना कम्युनिटी स्टेज पे पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज पे पहुंच गया है? इस पे चर्चा होनी थी। इस बात पे चर्चा होनी थी कि अगर कम्युनिटी स्टेज पर पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड पर पहुंच गया है दिल्ली में कोरोना, तो उसकी स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी। इसके लिए कल सभी डेटा के साथ और दिल्ली कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होनी है। जैसा मैंने पहले बताया था, मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा फीवर है और उनके गले में कफ है, जो हम इसको भी सीरियसली लेके चल रहे हैं। उनका कल कोरोना का टेस्ट होना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया है। अभी वो कल से कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए। लेकिन क्योंकि कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है और अगर कल SDMA में ये तय होता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदलेगी दिल्ली सरकार की। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये मीटिंग कल की जानी चाहिए, और उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से मुझे ऑथराइज़ किया है उस मीटिंग में शामिल होने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये मीटिंग हो और इसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा होकर दिल्ली पे ये रहे। तो कल की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मीटिंग होगी SDMA की और उस पर एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा होगी। और अगर ये होता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, अगर SDMA में बैठ के एक्सपर्ट्स की राय से ये तय होता है, तो फिर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए बदलनी होगी, उस पर चर्चा होगी। भाजपा सरकार में अधिकारी बेलगाम हैं। अब जनता न्याय के लिए जाए तो जाए कहां, क्योंकि ऐसा ही एक मामला आज शिकोहाबाद में देखने को मिला। दरअसल शिकोहाबाद नेशनल हाईवे 2 से गुजर रहे 5 ट्रैक्टरों को शिकोहाबाद के कुछ अधिकारियों ने पकड़ लिया और उन्हें शिकोहाबाद की मंडी समिति में ले जाकर खड़ा कर दिया। आरोप था कि ओवरलोड हैं।
लेकिन ओवरलोड हैं तो इन्हें थाने या तहसील में खड़ा करना चाहिए था, सब्जी मंडी में क्यों? उधर ट्रैक्टरों को मंडी में तो खड़ा करवा दिया, इसके बाद दलाली शुरू हो गई और तो और एक ट्रैक्टर से 10,000 रुपये भी ले लिए। यहाँ यूँ खड़े हैं, कोई सफ़ेद गाड़ी आई थी, उसके पीछे लाल कलर में दिख रहा था, उस गाड़ी ने यहाँ पर आके खड़े कर दिए हैं, भूखे प्यासे डले हैं, सुबह के निकले हुए हैं, अभी यहाँ पर वो गाड़ी खड़ी करके चले गए हैं, ना कोई यहाँ पर आया ना कुछ। कब से खड़े हैं आप? यहाँ करीबन हो गए 4 घंटे। ये ईंटों का काम आप कब से कर रहे हैं? ईंटों का काम तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं। पहले किसी ने रोका था क्या? वो किसी ने नहीं रोका। लेकिन जिसने रुपए नहीं दिए वो वहीं खड़ा कर दिया। ये दलाली का खेल लगभग 8-10 घंटे तक चलता रहा। यहाँ तक कि शाम के समय ARTO ऑफिस में 2 गाड़ियाँ मंडी समिति में पहुँची, लेकिन वह भी इन ट्रैक्टरों का चालान काट कर नहीं गई। अब यहाँ एक बात स्पष्ट है कि अधिकारियों का गुजारा वेतन से नहीं हो रहा, बल्कि इनके घर का खर्चा दलाली पर टिका हुआ है, वरना ऐसी घटिया हरकतें न करते होते। जिले के अधिकारी ये समझ रहे हैं कि हमारे जिम्मेदार अधिकारी सही काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि अधिकारी अपने आला अधिकारियों की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। कुल मिलाकर जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन नतीजा ढक के 3 पात। क्योंकि ऐसा ही एक मामला यूपी के जनपद मैनपुरी में देखने को मिला। लेखपाल और उसके पुत्र ने ग्राम प्रधान से मिलकर तालाब और ग्राम सभा की लगभग 6 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया। यह पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के गाँव जसवंतपुर का है। देवेंद्र सिंह चौहान जो पूर्व में लेखपाल रह चुके हैं, लेखपाल और उसके पुत्र अखंड प्रताप जो कि रोजगार सेवक है, उसने लोगों को गुमराह करते हुए ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। गांव में तालाब न होने के कारण अब घरों से निकलने वाला पानी घरों में ही भरा रहता है। ग्रामीणों ने कब्जे की शिकायत तो उच्चाधिकारियों, मुख्यमंत्री पोर्टल पर जन सुनवाई के तहत कई बार की, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी से पूछताछ की गई तो वह कैमरे के सामने टाल मटोल करते हुए नजर आए। मामला ये है साहब, ये तो आबादी है ग्राम समाज की। इसमें पूरे में वैसे तो तालाब था, लेकिन लिखापड़ी में 4 विषय में 16 डिसमिल में तालाब है जी, बाकी आबादी है। तो इन्हें जब कब्जा किया था, उनसे लेखपाल साहब से बात भी हुई तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें प्रधान के सहयोग से इसमें पंचायत घर और बरात घर बनवाएंगे जी। तो हमने कि इससे जो तुम जो काम करा रहे हो, इसमें भराव करा दिया, तालाब बंद करा दिए, बाउंड्री करा रहे हो, इसमें पानी रुक जाएगा, गाँव का पानी कहाँ जाएगा जी, कि उसकी भी व्यवस्था हम करा देंगे। और फिर वो व्यवस्था न होके इनने इसमें भूसे की भुर्जी लगा ली। साइकिल स्कूल की खड़ी हो रही थी और भरत दलाना शुरू कर दिया, और इसके बाद में स्कूल की साइकिलें खड़ी होने लगी। और कितने समय से कब्जा चल रहा है ताल पे? ये करीब हो गए 1 साल पे, जाड़े के समय से। अच्छा, एक पूरी साल में आप लोग ने अब तक क्या कार्रवाई के लिए दिया है? कार्रवाई भी की, अधिकारियों के लिए कार्रवाई की है, फैक्ट किए हैं और स्वयं जाके मिले हैं। तो कोई अधिकारी आए या जांच? अधिकारी SDM वो आए थे, ADM साहब के यहाँ हम लोग मिले हैं, उनको दरख्वास्त दी तो ADM साहब ने लिखा होगा SDM के लिए, SDM तहसीलदार के लिए। तहसीलदार साहब एक दिन आए, लेखपाल आया,
तो उन्होंने दोनों पक्षों में दस्तखत कराए, लिखा पढ़ी कराई और ये बोले कि हमें कुछ समय दो, कोरोना चल रहा है, इसके बाद हम इसमें तालाब खुदवा देंगे। अब बरसात आ रही है, न तालाब खुदा न कुछ। जब पानी भर जाएगा तो क्या खुदाई होगी? जब पानी रुक जाएगा बरसात में, घरों में भरेगा। ये समस्या आ रही है। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संरक्षित 820 ऐतिहासिक स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। कोविड महामारी को देखते हुए सभी स्मारकों में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। देश में 3691 स्मारक और पुरातात्विक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संरक्षित हैं। कोविड महामारी को देखते हुए इन स्मारकों और स्थलों को 17 मार्च से बंद कर दिया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों समेत केंद्रीय कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और डीओपीटी की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव महोदय द्वारा कोविड-19 में बिना लक्षण वाले मरीजों के बचाव हेतु मास्क के प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रयोग करने पर विशेष बल दिया। मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, मंडियों इत्यादि के जो मालिक या जो प्रबंधक हैं उनके बैठक करके जिला प्रशासन, पुलिस और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि वहाँ भी मास्क और बाकी सभी जो प्रोटोकॉल है, जो सैनिटाइज़र यूज़ होना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लिफ्ट्स में जो है कम संख्या में लोग जाने हैं, बैठने में जो है गैप रखना है, इस तरह की चीज़ों पर भी विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जो भीड़ लग रही है इसको व्यवस्थित कराया जाए और आज और कल में जो भी व्यवस्था है उसको जल्दी से तय किया जाए और वाहन पास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी निश्चित किया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो ट्रूनेट मशीन्स हैं जो ये चेक करती हैं कि क्या किसी व्यक्ति को कोविड है या नहीं, अगर नहीं है तो ये कंफर्म करती है, तो इन मशीनों को तुरंत प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को कहा कि इन मशीनों को तुरंत इम्प्लीमेंट करते हुए, तुरंत लगाते हुए, तुरंत इनको क्रियाशील करते हुए टेस्टिंग की कार्रवाई की जाए। शहरी क्षेत्रों में सर्वेलेंस की टीम की क्षमता और बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया। टेस्टिंग के रिजल्ट को जल्दी ही जो है सैंपल्स को लेकर कार्रवाई करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। और इसमें ये भी एक बिंदु है कि जैसा भी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, इन सब मशीनों के कारण जो व्यापक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन का बढ़ रहा है, 13,000 से अधिक जो है 13,236 सैंपल आज टेस्ट हुए हैं। तो निश्चय ही जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, 15,000 की संख्या बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा ईएसआई हॉस्पिटल्स में क्या एसओपी होगा, क्या वहाँ व्यवस्था होगी मेडिकल की, यानी वहाँ पर इमरजेंसी की, इस पर भी उन्होंने इसकी समीक्षा की। साथ साथ जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पूरे प्रदेश में भट्ठा मालिकों से समन्वय स्थापित करके जो भट्ठे पर अब हमारे श्रमिक बचे हैं अन्य प्रदेशों को, उनको तुरंत अपने घर भेजा जाए। तो कल भट्ठा मालिकों के साथ, सभी उनके प्रतिनिधियों के साथ, प्रदेश स्तर के सभी अध्यक्ष, महामंत्री और सभी लोगों के साथ बैठक हुई गृह विभाग में और सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि हर जनपद में संबंधित जो भी भट्ठे मालिक हैं उनसे संपर्क करके इस बात का प्रमाण देते हुए कि किसी भी श्रमिक का कोई धनराशि बाकी नहीं है। जो मूल रूप से बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लोग हैं, उनको तुरंत ट्रेन्स लगाकर, श्रमिक स्पेशल्स लगाकर वापस अपने प्रदेश भेजा जाए। लगभग 200 श्रमिक स्पेशल की मांग रेल विभाग से कर दी गई है। यहाँ के डीआरएम साहब ने सहमति भी दे दी है और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि चूँकि अब वर्षा ऋतु आ गई है, पूरे लॉकडाउन में ईंट भट्ठों के कार्य सुनिश्चित कराया जाता रहा है। ये एक उपलब्धि है हमारे प्रदेश के लिए और 12,000 से अधिक भट्ठे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो अब उनको जो है व्यवस्थित रूप से जो है
बंद करने के लिए वहाँ के श्रमिकों को सकुशल सुरक्षित रूप से उनकी पूरी जो है मानदेय पूरा उनको देते हुए उनको घर भेजने की व्यवस्था की जाए। इसका भी आज जो है समीक्षा की गई बैठक में। पराली जलाने की घटनाएं ना हो, इस पर भी विशेष रूप से बल दिया गया। आगे की ऐसी योजना आए कि पराली को जो है इकट्ठा खेतों से करके इसका उपयोग किया जा सके, उस पर भी आज चर्चा हुई। एम्स की परीक्षा होने जा रही है, पीजीआई चंडीगढ़ की परीक्षा होने जा रही है। गृह विभाग को निर्देशित किया गया है कि एम्स की परीक्षा, पीजीआई चंडीगढ़ की परीक्षा के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस के अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित कर दिया जाए कि इन संस्थाओं के नोडल ऑफिसर से समन्वय स्थापित करके शीघ्र होने वाली परीक्षाओं में उचित व्यवस्था करा दी जाए। मुझे बताने में ये खुशी है कि आज की तारीख तक 1633 से अधिक ट्रेन हमारे प्रदेश में आ गई हैं। 22,14,000 से अधिक लोग ट्रेनों से केवल आए हैं। मुझे ये भी बताने में खुशी है कि गुजरात से 548, महाराष्ट्र से 428 और पंजाब से 235 ट्रेनें आ चुकी हैं और दिल्ली से 103 ट्रेनें आ चुकी हैं। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।